सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव नमस्कार, की। नमस्कार। धन्यवाद। कैसा? ठीक हूँ। मुझे लगता है आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि आप हैं नवाब सर से, गोपालगढ़ से, और सर एक वरिष्ठ अध्यापक हैं, सेकंड ग्रेड टीचर हैं, साथ ही साथ राजस्थान के बेहतरीन गायक कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे लेखक भी हैं और अभिनेता भी बहुत अच्छे हैं। तो ये सर आपका धन्यवाद। इंट्रो रहा। जी जी सर, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले दिव्या जी, सर। मैं वरिष्ठ अध्यापक से पहले एक सामाजिक कार्य करता हूँ जी और मेरा एक फर्ज है कि कोई असहाय, बेसहारा, दीन दुखी, अनाथ ऐसे बच्चों या व्यक्तियों की सेवा करना मेरा सबसे अहम लक्ष्य है। और जी बहुत भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस लायक बनाया है। दूसरी बहुत बात अच्छा। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं केवल सामाजिक कार्य में ही काम करता हूँ। स्कूल में भी मेरा काम सब लोग देखते हैं, चाहे अध्यापन में हो, चाहे अतिरिक्त कोई शैक्षिक गतिविधियों में हो। और अभी भी हमारे स्कूल के अंदर लगभग 9 बीघा खेल मैदान है। उस 9 बीघा जी जी खेल मैदान के अंदर लगभग 600-700 पौधे हमने लगाए हैं। उनमें से मेरा साथ देने में वरिष्ठ अध्यापक रामदयाल जी जाखड़ और दिव्यांग शिक्षक है कृष्णलाल जी गुर्जर, उनका भी बहुत सराहनीय योगदान रहा है और आशा आगे भी रहेगा। जी जी। ये और वैसे बहुत अच्छा। मैं धन्यवाद। वैसे मैं रहने वाला नारसर, ग्राम पंचायत नारसर, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर से हूँ। और जी जी मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में और उसके बाद में उच्च माध्यमिक तक मैं भोपालगढ़ में अध्ययन किया। और फिर मैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से मैंने स्नातक और बीएड मैंने कोटा यूनिवर्सिटी से की थी 2007 में। जी जी। तो सर, बताइए। ये तो हो गई पढ़ाई की बात, और सामाजिक अच्छा। चीजें जो आप कर रहे हैं, सामाजिक कार्य, वो भी हमने जान लिया, ये बहुत अच्छी बात है। सर अब वो जानना चाहती हूँ कि लेखन कला कहाँ से आई, कहाँ से आपको ऐसा लगा कि अब मुझे लिखना चाहिए, और वो भी राजस्थानी गाने लिखने की रुचि कहाँ से आई? हाँ, धन्यवाद। मैं रुचि ऐसा है कि मैडम मैं सितंबर 2001 से प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया था मैंने। जी जी और उसके बाद में मुझे प्राइवेट स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने का जिम्मा सौंपा गया। तो वहां फिर गीत, कविताएं, नाटक, भाषण लिखने में मुझे जिम्मेदारी दी गई, तो मैं लिखता था। जी जी और धीरे धीरे जब मैं एक प्राइवेट विद्यालय के अंदर 9th क्लास ले रहा था, तो वहाँ एक कोई स्कूल की लड़की ने मुझे पूछा, व्याकरण पढ़ा रहा था, समास में पढ़ा रहा था। तो मेरी आदत थी कि किसी हिंदी कोई विषय है प्रसंग, तो उसको मैं कविता या दोहे के माध्यम से पढ़ाना। तो मैंने एक दोहा बनाया था, बिना परिवर्तन शब्द दो या हो सकते तीन, मिल बन जाते एक यदि कहो समास प्रवीण। तो ऐसे करके फिर छात्राओं ने कहा कि क्यों नहीं सर, सारे टॉपिक ही हमें दोहों में बता दो ताकि हम याद करेंगे। जी सर। फिर धीरे धीरे मैंने वो सारे दोहे में लिखना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं सर, आप ऐसे करो, किताब लिख दो व्याकरण की दोहों में। जी फिर 2009 में मैंने देश में पहली बार हिंदी व्याकरण को दोहा में लिखा, जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, हिंदी ग्रामर विद दोहा इन फर्स्ट टाइम इन इंडिया। जी जी, बहुत ही बधाई के पात्र हैं सर आप, और हम आपको इसके धन्यवाद। लिए और उसके शुभकामनाएं बाद देना चाहते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। और आप जैसे संगीत प्रेमी, साहित्य प्रेमी के कारण ही ऐसा मैं इतना कर रहा हूँ। मैं मोदी जी की बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम 18 घंटा वर्क करता हूँ स्कूल सहित। सर 18 घंटे काम करना भी आज के युग में बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद एक किताब के बाद में मैंने राजस्थानी गीतों की किताब लिखी थी। मैंने सोचा कि देखो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और जो लिखा है उसको पब्लिक कर देना चाहिए। बिल्कुल सर। और मैंने वो पब्लिक कर दिया था, गीतारो गजरों के नाम से किताब।
राजस्थानी ग्रंथाकार जोधपुर से प्रकाशित हुई थी। और उस किताब को लेकर के जब मैं हमारे राजस्थान के वरिष्ठ साहित्यकार हुआ करते थे विजय दान जी देथा, जिसे बीजी कहा जाता है, जी जी उनके पास जब मैं मेरी पांडुलिपि हस्तलिखित लेकर के वहां गया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और मुझे ये कहा, गणपत, पैसों के लालच में कभी लेखक बनने की इच्छा मत करना। जी सर। उसके बाद में मैंने पैसों के चक्कर में लिखना बंद कर दिया और मैंने एक ही दृढ़ निश्चय किया कि सरकारी नौकरी लगने के बाद ही कुछ लिखूंगा। जी सर। तो ये बताइए। तो बहुत बात है सर कि एक व्यक्ति जिन्होंने आपको आशीर्वाद दिया और उसके बाद आप एक अच्छे अध्यापक बन गए हैं, तो इससे बड़ा हाँ, आशीर्वाद क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर यहाँ लेखक वाली बात हो गई, फिर अभिनय में जाने का कब सोचा, क्या मुझे अभिनय की तरफ भी जाना है, क्योंकि मैंने कई ऐसे गाने देखे आपने जिनमें बतौर एक्ट्रेस आप खुद हैं, तो सर वो कब आया दिमाग में कि मुझे अब भाई एक्टर बनना है। देखो मैडम, हुआ ऐसे कि पहले तो मैं जब स्कूल में सांस्कृतिक तैयारी करवा रहा था, तो जिस स्कूल में अभी मैं बैठा हूँ उसी स्कूल में बालिकाओं ने मुझे, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले रही थी, उन्होंने कहा कि सर कई ऐसे हमारे राजस्थान के सिंगर फेमस हुए, तो आप भी यूट्यूब में आपका गीत कब आएगा। मैंने कहा मैंने तो कभी सपने में सोचा नहीं, लेकिन ये पक्का विश्वास है एक दिन मैं जरूर जाऊंगा यूट्यूब के अंदर, मेरे सॉन्ग बजेंगे। जी जी तो एक ऊंचा धोरा माते रोइड़ो नाम का एक सॉन्ग हुआ करता था, तो वो मैंने बच्चों को दिया था, बच्चियों को, लेकिन बच्चों के वो गा नहीं पाई थी। तो एनआरएस राजस्थानी म्यूजिक के सरवण जी सोलंकी है, वो मेरे यहाँ स्कूल के अंदर फ्री वीडियो शूटिंग के लिए आए थे। उस समय मुझे पता नहीं था कि भाई ये चैनल भी हुआ करता है क्या। जी जी उन्होंने कहा कि सर आपके अच्छे सॉन्ग लिखे हुए हैं, तो एक सॉन्ग मुझे, तो मेरा चैनल है उस पर मैं अपलोड करूंगा। तो मैंने एक सॉन्ग को लिख करके दिया था और 10-15 दिन वो प्रैक्टिस की, लेकिन उनसे सेट हुआ नहीं। फिर एक दिन वो गाने के लिए एस के स्टूडियो गए थे, तो उन्होंने कहा सर आप भी साथ चलते हैं क्या। मैंने कहा ठीक है चले। तो मैं गया और वो शिल्पा जी विदावत और सरवण जी देवड़ा आपस में गा रहे थे, लेकिन सेट बैठा नहीं। तो सलीम जी ने कहा गणपत जी आपने लिखा तो गाओ तो सही। तो मेरे तो लाइफ का गए। वो पहला सॉन्ग, हाँ पहला सॉन्ग था ऊंचा दोहरा माथे रोइडो। तो मैं वहां गाया और लगभग 2-2.5 लाख लोगों ने देखा, तो मैंने सोचा यार हम कुछ कर तो सकते हैं। फिर मैंने कुछ जी पीछे मुड़ के देखा नहीं है और लगभग 25 सॉन्ग कंटिन्यू मैंने हर 5-10 दिन बाद मैंने गाए। तो तो वो ये एक तो हुआ, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन मिला, बिल्कुल प्रोत्साहन मिला। तो मेरा लाइफ का पहला सॉन्ग था ऊंचा दोहरा माथे रोइडो। तो सर जैसे आप एक अध्यापक हो, जब स्कूल में बच्चे आपसे पूछते हैं कि सर इस गाने में आपका अभिनय देखा, ये गाना आपने लिखा है, आपका गाया हुआ गाना, तो उस समय कैसा फील होता है, क्या आप फीलिंग आती है, क्योंकि जब मुझे कोई पूछता है कि आपको इस गाने में देखा तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, या एज एंकर मुझे बोलते हैं आप बहुत अच्छा बोलती हो, तो आपकी कैसी फीलिंग होती है जब स्टूडेंट या कोई बाहर मिलने वाला ऐसे आपसे पूछता है। देखो मैडम, ऐसा है कि मैं मेरे जबान से तो क्या बोलता हूँ, बाकी मैं मेरे स्कूल के विद्यार्थियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी उन्होंने मुझे इतना सम्बल प्रदान किया, इतना मुझे प्रोत्साहित किया कि मुझे ये सब करने पड़े। जी और बच्चों के कहने से ही मैंने सॉन्ग लिखना स्टार्ट किया, गाना स्टार्ट किया। और फिर यूं ही बैठे बैठे मेरे दिमाग में यार दोस्तों ने कहा सर आप अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा गा सकते हैं, तो क्यों नहीं आप खुद पैसा लगा रहे हैं, तो एक बार चेक तो कर लीजिए कि आपका अभिनय कैसा है। तो जी पहला सॉन्ग मेरा जो अभिनय का था मारो देवरियो, जी वो था टीना जी के साथ। और जी जी एक और जो सॉन्ग है वो है इनके साथ क्या वो पाली के है आपके दिव्या जी भारती, उनके जी साथ में। और एक रेखा जी मेवाड़ा के साथ में, सासू जीरा ताना बना जी नहीं सुनेला तानी गोरी, ये सॉन्ग अब जल्द आने वाला है। तो मैंने अभी तक 3 सॉन्ग में अभिनय किया है। चलो सर, बतौर एक्ट्रेस भी अब आपने खुद ने भी कदम रख दिया है और युवाओं के लिए ये एक सीख कह सकती हूँ मैं कि
जब एक यूथ आगे बढ़ता है तो उनको प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन जब आप अपनी उम्र को पीछे छोड़ते हुए जब आप आगे आ रहे हैं तो आप खुद युवाओं के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं वैसे देखो मैडम, आज की युवा पीढ़ी को देखता हूँ तो बहुत गुस्सा भी आता है, और कई युवाओं को देखता हूँ बढ़ते हुए, उनके उनको कदमों को बढ़ते हुए देखता हूँ तो बड़ा गर्व महसूस होता है, दोनों बात साथ में। आज की युवा जी, पीढ़ी इतनी नशा प्रवृत्ति में हो गई है कि आने वाले 10 साल बाद युवा पीढ़ी देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात है सर। हम आए दिन अखबार में या टीवी के माध्यम से देख रहे हैं कि नशे की जो लत है वो युवाओं को अपनी तरफ खींच रही है, कह दूं कि जकड़ रही है। नशा एक तरह बिल्कुल से घुस चुका है लोगों के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि लोग अब सिर्फ और सिर्फ अपनी ना तो उम्र का लिहाज करते हैं, ना अपने करियर के बारे में सोचते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं उन्हें सोच। जा रहा है या मिल रहा है, खुद युवा उसकी तरफ ढलता जा रहा है आज। बिल्कुल सही कहा आपने। और वास्तविकता यह है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनको ये पता नहीं है कि हमें किस उद्देश्य पर चलना है, हमारा लक्ष्य क्या है। आज जो बच्चा या बच्ची ग्रेजुएशन कर रही है उनको आज भी पूछ लो कि आपको भविष्य में बनना क्या है, कि वो ये रिप्लाई देंगे कि जो भी है वो बन लेंगे। क्या, अरे बन कब लेंगे आप? आपका आपकी भविष्य तो उम्र, हाँ भाई, लगभग 20 साल के था, 20 साल का कोई भी अभ्यर्थी है वो ग्रेजुएशन कर लेता है, और 20 साल की उम्र में भी आप अभी आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो फिर क्या कर लेंगे? 21 साल की उम्र में तो कई आईएएस बन गए हैं और आप चपरासी की दौड़ में भी नहीं हो। नहीं है, क्योंकि सर आज का जो युवा है ना वो ना तो ऊंचा सोचता है। आप देख लीजिए, बहुत रेयर चांसेस में जो बड़ी वैकेंसियां होती हैं उनमें स्टूडेंट्स जाते हैं। वो ललक, वो जीत जो पहले के बच्चों में थी कि नहीं हमें सरकारी नौकरी चाहिए या हमें घर बसाना है आगे जाकर, तो हमारे पास नौकरी होनी चाहिए, वो आज के बच्चों में वो झील बिल्कुल भी कहीं आपको देखने को नहीं मिलती है। कर लेंगे, बिल्कुल सही, प्राइवेट नौकरी मिल जाएगी। बिल्कुल सही कहा है। आज की युवा पीढ़ी जिम्मेदारी से भटक रही है। और एक बड़ी विशेष बात है, हो सकता है आपने अभी तक जिससे भी इंटरव्यू लिया उन्होंने नहीं कहा होगा, आज की युवा पीढ़ी में सहन शक्ति वाला सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं है, नो अवेलेबल। नहीं है छोटी सर, सी, क्योंकि जब हाँ, छोटी सी बात पर सीधा अनुचित कदम उठा लेते हैं। उनको ये पता नहीं है कि मेरे उस अनुचित कदम से कितने लोगों को ठेस पहुंचेगी। बिल्कुल और सर, कितनी हाँ, आपके द्वारा अनुचित कदम जो उठाने से ये मत सोचना कि मतलब आप खुद की चलो प्रॉब्लम सोल्व हो गई, लेकिन कितने लोगों की और प्रॉब्लम बनी है वो कभी सोल्व नहीं हो पाएगी। और मैं कई बार सोशल मीडिया पर छोटे छोटे ऐसे आलेख भी लिखता हूँ, जी ऐसे आलेख भी लिखता हूँ, और लोग उनका अच्छा रिप्लाई भी देते हैं। लेकिन अब क्या, थोड़ी बिजी लाइफ है, लेकिन टाइम देने का प्रयास जरूर करता हूँ। नहीं, सही बात बोली सर आपने। सहनशीलता वाली जो बात कही कि नहीं है अब स्टूडेंट्स में, बच्चों में सहनशीलता वाली बात, माँ बाप अगर कुछ बोल देते हैं तो वो उसका विपरीत ही कुछ करते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। तो ये बात बिल्कुल मैं आपकी इससे सहमत हूँ, क्योंकि युवा को थोड़ा सा आप अपने मानसिक संतुलन पे देखिए रखना पड़ेगा कंट्रोल, क्योंकि जरूरी भी है आगे भविष्य भी आपके साथ साथ हजारों जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल जुड़ी हुई है मैडम। तो सर ये तो मैंने एक बार लाइव में मेरी सारी जिंदगी की घटनाएं मैंने बताई थी, और जी जी उसमें से 2-3 मोड़ ऐसे आए थे कि जिनमें मैं अपने आप को मुश्किल से मतलब जो भावुक होने से रोक पाया था। जी जिस विद्यार्थी को 12th करते ही उनके पिताजी बोल देते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसके बावजूद वो घर चलाता है और पढ़ता भी है ना, अपने भाई बहनों को पढ़ाता है। जी और बड़ा होने के नाते छोटे वालों का सारा काम करने के बाद में जब खुद का सावा आता है, उसके बावजूद भी जब परिवार वालों के पास कुछ नहीं होता तो भी परिवार वाले बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, आपकी शादी करनी है तो कर लो। तो भी मैंने अपने आप को ये नहीं महसूस होने दिया, कोई बात नहीं, पिताजी है, जब उनके पास है ही नहीं तो क्या जवाब देंगे। तो मैंने बिल्कुल जो सही। सारी ये जो स्थिति है, जिस स्थिति पर आज मैं हूँ, जिस स्थान पर मैं हूँ,
वो मेरी मेहनत से है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, यार दोस्तों की दुआ है, और मेरे जितने भी मैंने लोगों को, विद्यार्थियों को पढ़ाया, उन सब का आज दुआएं हैं मेरे साथ में। चलिए सर, दुआएं और आशीर्वाद बड़ों का मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे आपने शुरुआत की, तो आपकी पत्नी का कैसा सपोर्ट रहा? कैसे आपके बच्चे आपको सपोर्ट करते हैं इस फील्ड में? कैसे वो लोग भी आपके गाने वाने देखते हैं तो क्या क्या रिएक्शन होता है उनका? ऐसा है मैडम कि वैसे वो ग्रेजुएशन है, और सब अच्छी तरीके से समझती हैं, उनको पता है। और लिखना काफी टाइम से मैं लिखता हूँ तो उनको लाइक करती हैं, और गाता हूँ तो वो भी लाइक करती है। अब वो थोड़ा वो एक्टिंग में उतरा ना, तो ठीक है, 50% वाली बात है। हाँ। कहीं ना कहीं से मन को जलन होने लगी। हाँ, नहीं जलन वाली बात ऐसी कुछ नहीं है। एक्टिंग में चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक्टिंग के अलावा जब किसी के साथ सेल्फी खींचता हूँ, कोई लेडीज आर्टिस्ट मेरे कंधे पर हाथ रख देती है, तो फिर उनको जलन होती है कि चलो अभिनय में तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रकार की हरकत में लोग देखने को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप एक अध्यापक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, ये बात है। नहीं सर, ये देखिए, तो पारिवारिक बातें हैं, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। बट मैं तो यही कहूंगी आपका भविष्य और अच्छा उज्जवल हो और अच्छा नाम कमाए। साथ ही साथ सर, हमारे जो व्यूवर्स हैं अभी जो देख रहे हैं, वो भी जो आप देखेंगे उनके लिए भी दो लाइनें अगर आप सुनाना चाहें अपने गानों की कोई। मेरा एक फेमस सॉन्ग है, जी। वो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट सॉन्ग था इनका। वैसे मेरा फर्स्ट सॉन्ग तो है एक, अच्छा, सुगन चिड़िया आपने सुना होगा, और एक है ऊंचा धोरा माथे। ऊंचा धोरा रे माथे रोएड़ो रे भाई, ऊंचा धोरा रे माथे रोएड़ो रे भाई, माथे है बेटा पक्षी गणाई, एह बोले कई, एह बोले कई। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। और मैं चाहूँगी कि एक बार फिर कभी जब दूसरा इंटरव्यू करें तो मैं दोबारा आपके साथ जुड़ना चाहूँगी, और दोबारा ऐसे ही जो व्यूअर्स हैं बातें आपने आज बताई वो तो मुझे भी मोटिवेट कर गई, और मैं चाहूँगी कि जो देखें, खासकर कि युवा अगर इन इंटरव्यूज़ को देखें तो वो मोटिवेट हों, थोड़ा-सा अपने करियर पर ध्यान दें, थोड़ा-सा माता-पिता की तरफ ध्यान ज़रूर दें। बिल्कुल मैडम, मैंने बता देता हूँ, अभी तक लगभग 100 से ज्यादा तो सॉन्ग मैंने लिखे हैं, और लगभग 70 के आसपास गीतों में मैंने आवाज दी, और 3 गीतों में मैंने एक्टिंग की है। और वैसे राजस्थानी गीतों की बात करें जो मतलब यूट्यूब पर नहीं आए, कम से कम 1000 गीत मैंने अभी तक लिख दिए हैं। और दूसरी बात, समाज सेवा की करते हैं, कई यार दोस्त इसमें जुड़ रहे हैं लाइव में, तो लगभग मैंने अभी तक 10 ऐसे मिशन समाज सेवा वाले किए हैं, जिसमें मैंने व्हाट्सएप द्वारा मैंने लोगों से आर्थिक सहयोग के लिए निवेदन करके 20-25 लाख का कलेक्शन मैंने अभी तक किया है, और उन लोगों को सहायता पहुंचाने का प्रयास किया। ये बहुत अच्छी पहल और शुरुआत है कि और लोगों ने आपका साथ दिया। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपकी पहल में लोग आपके साथ जुड़े। 3 मार्च मैडम 2018 की एक, यहाँ जोधपुर से नागौर चलते हैं तो बीच में खेड़ापा आता है, तो वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ था होली के जस्ट एक दिन पहले। तो हस्बैंड वाइफ खत्म हो गए, और 2 बच्चियां उनके पास में थी, एक का नाम कुसुम था और एक का नाम दीपिका था। कुसुम पौने 2 साल की थी, और दीपिका जो थी वो 9-10 महीने की थी। तो उन बच्चियों के हस्बैंड भाई मतलब माता पिता दोनों ऑन स्पॉट खत्म हो गए। तो मैंने जब दूसरे दिन अखबार में देखा तो मेरा थोड़ा भावुक हृदय है मैडम, मैं कोई भी न जाति धर्म बिरादरी वर्गवार नहीं देखता, और मुझे लगता है कि यार मुझे सहयोग करना चाहिए, तो उसकी पहल मैं करता हूँ। दूसरे दिन जब मेरे मन में आया, मैंने कहा इन अनाथ बच्चियों का क्या होगा, ये वो तो माता पिता संसार से चले गए। तो मैंने शाम चले को गए। ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और लोगों से निवेदन किया कि इन अनाथ बच्चों के लिए कुछ सुनहरे भविष्य के लिए आप आगे आए, और जितना भी हो सके आप आर्थिक सहयोग करें।
और भगवान की कृपा से लगभग 5.5 लाख रुपए का मेरे लाइफ का पहला सोशल मीडिया द्वारा एक आर्ट कलेक्शन का एक मिशन था। 5.5 लाख मैंने कलेक्शन किया और वो कलेक्शन करके एसडीएम, बीडीओ, डिप्टी, यही सारे सब अधिकारियों के सामने मैंने उन दोनों बच्चों के बराबर डिवाइड करके और बचत खाते में जमा करवाई, एफडी करवाई। जी, जी, बहुत अच्छी बात है सर। और ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं कि जो किसी की सहायता के लिए आगे आते हैं। ज़्यादातर लोग मुँह मोड़ लेते हैं, ये साफ तौर पर देखा ही जाता है। और मैं भी अभी तक यही देखती आ रही हूँ कि जल्दी से लोग किसी की हेल्प करना ज़रूरी नहीं समझते। आपने नहीं आगे नहीं, आगे जो प्रयास किया लोगों की बच्चों के लिए। मैडम अलग अलग लोगों की थिंकिंग होती है। मैंने तो भगवान से निवेदन कर दिया है कि मुझे भविष्य के लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे वर्तमान के लिए चाहिए। वह सब कुछ है। मैं हर दिन को लास्ट दिन मानता हूँ, कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। आज हमारे हाथों से जितना हो जाए अच्छी बात है। और मैं कई बार विद्यार्थियों को भी कहता हूँ, कई मेरे यार दोस्त बड़े अच्छे अच्छे अधिकारी पर हैं, मैं उन लोगों को बोलता हूँ यदि आपके एक फोन कॉल से किसी बच्चे का, इसी गरीब आदमी का काम होता है तो ऐसा अवसर कभी मत गवाओ। जिंदगी में इस प्रकार के अवसर बहुत कम लोगों को मिलते हैं। जी, जी, सही बात है सर ये। और मैं तो यही चाहूँगी आपके हाथों से जितने भी बच्चे या स्टूडेंट्स पढ़कर निकले, वो बिल्कुल आप जैसे ही बने, दूसरों की सहायता करने वाले बने। बिल्कुल। एक मैडम, एक बच्चा था मेरे पास, 9th में या पढ़ रहा था जहाँ मैं बैठा हूँ अभी। उस जी, बच्चे ने जी। मुझे कहा कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करें। मैंने कहा किसी के सामने मेरे से बात मत करना, पैसे नहीं है वगैरह, तुम पढ़ता रहे। और जब उस बच्चे के अच्छे परसेंटेज बने हैं और आगे पढ़ने के लिए, मैथमेटिक्स के लिए लगभग 50,000 रुपए प्राइवेट स्कूल में लगते हैं, तो मैंने मेरे स्टाफ बंधुओं से मिलकर के एक निजी स्कूल से निवेदन करके 11th क्लास और 12th क्लास मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट उस बच्चे को पढ़ाया। और अब वो बच्चा इकलौता है और उनके पिताजी भी कभी कभी सूर्यास्त, पंजाबी मस्त वाली बात है, तो वो बच्चा बोलता है सर क्या करूं। मैंने कहा कुछ नहीं, तुम कंपटीशन की तैयारी कर, तुझे डिस्टेंस से ग्रेजुएशन मैं कराऊंगा और जब तू सक्सेस हो जाए उस समय मुझे पैसे दे देना, बाकी आप अभी पैसे कोई जरूरत नहीं, मैं लगाऊंगा तेरे पैसे। ना मेरा वो परिवार का, ना मेरा जाति का, ना मेरा कोई खून का रिश्ता है। सिर्फ मुझे मेरी नजरों में लगा कि इस बच्चे के अंदर प्रतिभा है और आज इसे सहयोग की जरूरत है। बिल्कुल सर, वो हमारे अंदर से भावना होती है जो हम दर्शाते हैं। कुछ होते हैं जो नहीं करते मदद चाह करके, अगर कोई सामने कोई घटना भी घट रही है तो भी मदद नहीं करते हैं जल्दी से। एक्सीडेंट हो गया रोड पे तो कोई बात नहीं, हो गया तो या हमें नहीं फंसना है इसमें। हकीकत सर आज ये हो चुके लोग सहारा करना ज्यादा जरूरी समझते हैं। नहीं, बात आपकी सही है मैडम, लेकिन अफसोस कभी कभार मुझे ये होता है कि हर बिरादरी में, हर समाज में सरकारी कर्मचारी और विशेषकर अध्यापक हैं। और यदि एक अध्यापक ये सोच लेता है कि मैं मेरे लाइफ में चाहे बचत के पैसे से या कैसे भी करके किसी एक बच्चे का, मेरे परिवार के अलावा किसी एक बच्चे को मैं सहयोग देकर के, आर्थिक सहयोग देकर के उसे कामयाब बनाऊं, तो सोच लो कि मैं, ये हमारा भारत एक अलग ही बन सकता है। लेकिन इस प्रकार की थिंकिंग है नहीं। हर प्रकार के लोग ये थोड़े टांग खींचे वाली सोचते हैं। वो दूसरों के क्या, उनकी खुद की संतान भी सक्सेस नहीं हो पाती है। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। ना तो कोई आजकल हेल्प करता है। और आजकल का जो मैं जो बोल सकती हूँ, जो चल रहा है ना टाइम सर, ऐसा ही है कि मैं मेरा हूँ बस, मुझे किसी का नहीं सोचना। और ये हकीकत बन चुका है। अगर एक डोर है तो वो सिर्फ मेरी डोर है, मैं उससे किसी को जोड़ना जरूरी नहीं समझता। ये हकीकत हो चुकी है। बिल्कुल। लोग ज्यादातर स्वयंभू बन गए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मैं सर्विस में लगे, अब कोई नहीं लगे, अब मेरे नजर में कोई नहीं लगे, और आसपास वाले सारे जी हजूर, नमस्कार साहब, कैसे हो, ये सारी वाले मेरे से ही करें और न मैं किसी को बताऊं। बिल्कुल सही ये बात है सर, यही बात हो चुकी है। ये वाली बातें ज्यादा है। और वास्तव में अभी इतनी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विद्यार्थियों के लिए योजनाएं भी हैं, और कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी आप किसी गरीब का भला कर सकते हो। कोई बच्चा यदि ग्रेजुएशन में अच्छा है और आप उसे थोड़ा सा सहयोग करके और उसे आरएस प्री क्लियर करके अनुप्रति योजना का फायदा उठा सकते हो, पालनार योजना का फायदा उठा सकते हो।
कई ऐसी स्पोर्ट्स स्कूल है, कई ऐसी नवोदय स्कूल है, कई ऐसी भीमराव अंबेडकर आवास स्कूल है, जिसके माध्यम से बच्चा यदि छठी के अंदर एडमिशन होता है तो 12th तक बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ता है। एक गरीब बच्चे का, एक गरीब परिवार का पूरा एक नई आधारशिला बन जाती है, नई इमारत खड़ी हो जाती है। बिल्कुल सर, वही है ना सर कि बताया जाए किसी को। देखिए आजकल ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति एजुकेटेड हो। पहले के ज़माने में लोग एजुकेशन को इतनी महत्वता नहीं देते थे, लोग एजुकेटेड भी नहीं होते थे। अगर हम किसी को 2 बातें बता देते हैं या उन्हें कोई जानकारी देते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हमारा कुछ बुरा नहीं होने वाला। लेकिन लोगों की सोच है कि इसको बता दूँगा मैं तो इसका भला हो जाएगा। हालाँकि उन्हें ये नहीं पता कि कुछ अच्छा ही होगा। मैडम, साधन संपन्न और कई प्रकार के स्वार्थी लोगों को ये पता नहीं है कि हमें भी एक दिन मरना है। वो ये सोच रहे हैं कि हम मरेंगे ही नहीं। बिल्कुल, अमर रहेंगे। हाँ, जबकि उनको ये पता नहीं है मरना सबको है। यदि आपके हाथों से कोई ढंग का पुण्य का काम आपने कर लिया तो क्या पता आप कभी संकट में बच जाओगे। कई बार अखबारों में पढ़ते हैं कि मतलब भयंकर दुर्घटना हुई और किसी के भी चोट नहीं लगी, कोई हताहत नहीं हुआ, तो उनके पीछे आपके द्वारा या आपके परिवार के द्वारा कोई पुण्य का काम है, वो आड़े आया है। बिल्कुल, कुछ अच्छाई की होगी आपने, तभी आज वो सुरक्षित है आपके पास। बिल्कुल। तो चलिए सर, आप मेरे साथ जुड़े इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ ही जो यूथ मोटिवेट होगा आपकी बातों से, आने वाले उस यूथ के लिए भी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ सर मेरी तरफ से। आप जैसे गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, हम जैसे युवा को, उसके लिए भी धन्यवाद। आप मेरे साथ थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, धन्यवाद मैडम। ओके।